प्रधानमंत्री की आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चार तूफानी रैलियां हैं। करीमनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली जनसभा की। करीमनगर की रैली से पहले पीएम ने राजराजेश्वरी स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे जनसभा से पहले राजराजेश्वरी स्वामी मंदिर में ईश्वर का आशीर्वाद लिया और जीत की कामना की। लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना की सभी 17 सीटें और आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। हैदराबाद लोकसभा सीट को ओवैसी का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर साल 1884 से ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद से पहली बार महिला उम्मीदवार पर दांव खेला है और ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके लिए प्रचार करने स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। इस बार उनके प्रचार के लिए सीएम भजन लाल वहां पहुंचे। इस दौरान रैली में माधवी लता ने अपनी जीत का दावा किया और 400 पार का भरोसा जताया। किसी प्रकार का मदद नहीं मिला है 40 सालों से ये लड़ते। हम एक ही बात कहेंगे, चाहे कड़ी से कड़ी धूप हो या बहुत तेज बारिश हो, हमारी सच्चाई का जंग को कोई रोक नहीं सकते हैं। हम जोश में निकल पड़ते हैं, धूप में भी निकल पड़ते हैं, बारिश में भी निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब की बार जीत हमारी है। हैदराबाद जीत कर 400 पार करके दिखाएंगे हम सबको। लोकतंत्र का उत्सव लगातार जारी है। 2024 की जंग में चुनाव के रंग देखने को मिल रहे हैं। हुबली में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक दुकानदार ने शानदार पहल की है। उन्होंने वोट डालें और आइसक्रीम मुफ्त खाएं करके ये पहल शुरू की है और ये अभियान चलाया है। वहीं कर्नाटक के शिवमोगा में जिला पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं को राष्ट्रशाही एहसास कराया गया। इस दौरान पूरे पोलिंग बूथ को खास थीम पर सजाया गया। वहां पर कर्मचारी भी राजदरबार की पोशाक में नजर आ रहे थे। तो हैदराबाद में लेट्स वोट कैंपेन म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। तो वहीं देवघर में मतदान से पहले रक्तदान करने की अपील की गई, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। लोकतंत्र के महोत्सव में हर मतदाता का हिस्सा लेना जरूरी है, लेकिन बिहार सहित देश के कई राज्यों से कम मतदान की खबर आई है। इसे लेकर बिहार में प्रशासन एक्शन में है। जहां जहां 13 मई को मतदान होना है, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को वोट देने का संदेश दिया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों में लोक गायिका मैथिली ठाकुर गाना सुनाकर लोगों को मतदान की अहमियत समझा रही हैं। अपने अधिकारों का आओ सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। अपने अधिकारों का आओ सम्मान करें, चलो मतदान करें। लोकतंत्र के महाउत्सव में मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का ये गीत गूंज रहा है। अपने गाने के जरिए मैथिली ठाकुर लोगों को मतदान की अहमियत समझा रही हैं और मतदान देना जरूरी है, इसका संदेश भी जन जन तक पहुंचा रही हैं। यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से जिला प्रशासन हर एक जिले में भरपूर प्रयास कर रहा है कि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, बूथ पे कोई दिक्कत ना हो, पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज है। तो सभी लोगों से यही निवेदन है, अपील है कि आप सभी लोग घर से बाहर निकले, वोट जरूर डालें ताकि वोटर टर्नआउट बढ़े। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को बिहार के दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोट डाले जाएंगे। अभी तक हुए 3 चरणों के चुनाव में मतदान को लेकर मतदाताओं में रुझान कम होने की बात सामने आई है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन कई तरह के कदम उठा रहा है। आने वाले चुनाव में 100% मतदान हो, इसके लिए अभियान जारी है। इसके तहत समस्तीपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम की मर्यादा को। ऐसे आयोजनों में मैथिली ठाकुर को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और भारी भीड़ उमड़ती है। मैथिली लोगों को गाना गाकर सुनाती हैं और गाने के माध्यम से मतदान के महत्व को भी बताती हैं।
मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि प्रयास जो जिस तरीके से दिन रात बढ़ते जा रहा है, और मैं खुद देख रही हूँ जितने सारे अफसरों से मिल रही हूँ, सुबह से लेकर के रात के आधी रात तक वो लोग पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है वोटरों के अंदर भी काफी सारी जागरूकता है। सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं, बिहार के कई जिलों में मैथिली ठाकुर घूम कर लोगों को उनके पसंदीदा गाने सुनाकर मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रमों का असर मतदाताओं पर होगा और बाकी के बचे चुनाव में मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनाव के दौरान सभी सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से पिच तैयार करती हैं और कोशिश यही करती हैं कि विरोधी पार्टी को अपनी पिच पर खेलने को मजबूर किया जाए। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कोई पार्टी गच्चा खाकर विरोधी की पिच पर अपने आप उतर जाती है। कुछ ऐसा ही गच्चा खा गए हैं लालू यादव। शिकारी जाल बिछाए और दाना डालने की तैयारी करे, लेकिन उससे पहले ही चिड़िया जाल में आकर फंस जाए तो आप क्या कहेंगे? शिकारी और शिकार का कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है इंडी और एनडीए अलायंस के बीच। पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण की पिच तैयार कर जाल फेंका ही था कि लालू यादव दाना डालने का इंतजार किए बगैर दोनों पंख फैलाए आकर उस जाल में फंस गए। मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर चुनावी तापमान की पैमाइश किए बगैर लालू ने बिना लाग लपेट उसकी पुरजोर वकालत कर दी। धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अरे लालू जी, लाल बटन के बारे में आपसे पूछा गया था, इसे दबाना नहीं था। लाल बटन दबाकर आपने पूरे इंडिया ब्लॉक को सांसद में डाल दिया है। पीएम मोदी तो इसी लाल बटन के दबने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा लालू जी, ये बताइए कि मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर आपने हल्के से पूरा शब्द क्यों जोड़ दिया? अब आपने तो पूरा हल्के से बोला, मोदी जी तो आप लोगों को घेरने के लिए आपके उसी पूरा का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। ये इंडिया अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों से छीनकर ये अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। अब समझे लालू जी कि बगैर दाना डाले ही बीजेपी के फेंके जाल में उतरकर आपने कितनी बड़ी भूल कर दी। अब लालू जी ने बीजेपी की पिच पर उतरकर बैटिंग क्या शुरू की, उन पर बाउंसर से लेकर गुगली तक की बौछार शुरू हो गई। आखिरकार लालू जी को एहसास हुआ कि गलत पिच पर बैटिंग करने उतर गए हैं, लिहाजा बगैर अपील के ही पवेलियन लौटने की कोशिश करने लगे कहने की आरक्षण का आधार सामाजिक होता है, धार्मिक नहीं। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा, पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। खुजली तो संक्रामक रोग है लालू जी। अब देखिए ना, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर वाक युद्ध आपके और बीजेपी के बीच शुरू हुआ और खुजली की सुरसुरी कांग्रेस को महसूस होने लगी। तराना अपने छेड़ा और बेवजह ताल कांग्रेस को देना पड़ रहा है। कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाली कांग्रेस को बेसबब अखाड़े में उतरना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण दिया है कर्नाटका में, जिसकी आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन
के आधार पर दिया गया है, धर्म के आधार पर नहीं। सर्वे किया गया किस तरह से वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है उनको, और इस समाज को 3 हिस्से में बांटा गया, बैकवर्ड, रिलेटिवली मोर बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, और उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। असली सवाल आपके पास नहीं, जनता के पास है जयराम जी। जनता का सवाल बस इतना है कि उसके भले की कौन सोच रहा है। जो जनता जनार्दन के हित में कदम उठाएगा, जनता उसके पीछे चल पड़ेगी। बाकी चुनाव के दौरान जुबानी जूतम पैजार से जनता द्रवित होने वाली नहीं है। अब जनता किसे अपना सरताज मानती है, 4 जून को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा प्रचार के लिए तेलंगाना पहुंच गई। वो तेलंगाना के संगारेड्डी में जहीराबाद से बीजेपी उम्मीदवार बीबी पाटिल के लिए प्रचार कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा और जनता से ये भी कहा कि अगर कांग्रेस को वोट देते हैं मतलब पाकिस्तान को वोट देते हैं। तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बनना चाहिए, और कांग्रेस को वोट देना मतलब सीधे पाकिस्तान को वोट देना है। और वही विरोध करने के लिए मैं आज यहाँ पर जहीराबाद में आई और हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का है। मेडिकल से लेकर रिसर्च तक सब जगह एआई का बोलबाला है। ऐसे में चुनाव प्रचार से एआई कैसे दूर रह सकता है? चुनाव प्रचार में भी एआई की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और सियासी पार्टियां चुनावी कैंपेन में इसे जमकर इस्तेमाल भी कर रही हैं। बदलते दौर और तकनीक की दुनिया में तरक्की ने चुनाव के परंपरागत रंग ढंग को फीका कर दिया है। आज चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। देखिए, आज की डेट में जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं वो बहुत बदल गए हैं, जो आज से 10 या 15 साल पहले होते थे। आज की डेट में अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करके, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आने वाले टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेनिंग टूल बनने वाला है। आज हम वेरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से रिसर्च करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आज का जो यूथ है वो इन टूल्स को अपने एक पॉलिटिकल कैंपेन में इनकॉर्पोरेट करके आज एक ऐसा कैंपेन बना रहा है जो ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, ज्यादा लोगों को रीच कर सके और ज्यादा इफेक्टिव आउटपुट दे सके। राजनीतिक पार्टियां अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन साथ ही ये जानने के लिए कि उस मैसेज का क्या इम्पैक्ट या रिस्पॉन्स आया, कैसे चुनाव प्रचार को और गति देनी है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। जो कि पहले कन्वेंशनल स्टाइल होता था, पर्चे बांटना, पैम्फलेट डालना, अखबारों में डालना, आज वो चीज कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी है। आज हम सोशल मीडिया पे लोगों के थ्रू रीच आउट करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, एल्गोरिदम लगाते हैं कि कितना हमारा रीच हो रहा है, कितने लोगों को पहुंच रहा है, कितनी ऑर्गेनिक ग्रोथ है। बीजेपी और कांग्रेस से लेकर सभी प्रमुख दल कैंपेन के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टियों के नेता और कैंपेन से जुड़े कार्यकर्ता टेक्नो सेवी बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर डाले गए हर पोस्ट का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। किस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही, इसका पता आसानी से और पलक झपकते ही लग रहा है, और ये कमाल हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। Artificial intelligence also helps us analyze what are the talking points in different areas. So मैं कहूँगा कि ओपोनेंट से ज्यादा आई एम ट्राइंग टू लिसन इन। हम अपने एआई को ऐसे यूज कर रहे हैं कि जमीन पर हमारा कान लग जाए और हमारे को पल्स पता लग जाए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा के मुताबिक आज का दौर टेक्नोलॉजी का है। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स को एनालाइज कर उनका फीडबैक जाना जाता है और फिर एआई जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। बहुत बड़ा रोल है और लोग क्या पसंद कर रहे हैं उसका डाटा लेके उस चलना। लोग एक्चुअल डाटा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। आपको वेग बातें कर तो देते हो पर लोग प्रभावित होते हैं एक्चुअल डाटा पे। हर पार्टी अपने सोशल वॉर रूम में मिले हुए सुझाव और फीडबैक का विश्लेषण करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पार्टियां ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि जनता तक उनकी बात किस हद तक पहुंच रही है, कौन सा मुद्दा उन्हें जनता से जोड़ रहा है और कौन सा मुद्दा उन्हें जनता से दूर कर रहा है।
जाहिर है अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार में जुटे कार्यकर्ताओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी जादुई छड़ी से कम नहीं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वोट फॉर गुड में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।